नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू पॉलिटी बाय केडी। मेरा नाम है कुलदीप आनंद और आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखित नहीं है? ऑप्शन ए जर्मन आइडियोलॉजी, ऑप्शन बी क्रिटिक्स ऑफ गोथा प्रोग्राम, ऑप्शन सी पेरिस मैनिफेस्टो, ऑप्शन डी साइंस ऑफ लॉजिक। द राइट आंसर इज साइंस ऑफ लॉजिक। साइंस ऑफ लॉजिक हीगल के द्वारा लिखी गई बुक है जो कि 1812 में लिखी गई थी। पेरिस मैनिफेस्टो जो बुक है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। ये 1932 में पब्लिश हुई थी और लिखा गया था इसको 1844 में। क्रिटिक्स ऑफ गोथा प्रोग्राम ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी और ये 1891 में लिखी गई थी और पब्लिश भी तभी हुई। जर्मन आइडियोलॉजी 1845 से लेके 1846 तक इसको रिटर्न किया गया था और इसको पब्लिश किया गया 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign? किसने लिखा अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है? ऑप्शन ए J.S. मिल, ऑप्शन बी M.K. गांधी, ऑप्शन सी जेरेमी बेंथम एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट नॉजिक। द राइट आंसर इज J.S. मिल। J.S. मिल की बुक ऑन लिबर्टी, जिसमें ये बात कहते हैं कि व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर और अपने मन के ऊपर पूर्णतः रूप से संप्रभु है। ये बुक 1859 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी कोठारी's बुक्स पॉलिटिक्स इन इंडिया इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ। रजनी कोठारी की पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया किस पद्धति के आधार पर लिखी गई है? ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ऑप्शन बी नॉर्मेटिव थ्योरी, ऑप्शन सी मार्क्सिज्म, ऑप्शन डी यूटिलिटेरियनिज्म। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हु डेलिबरेटली इग्नोर एरिस्टोटल? पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है जिसने जानबूझकर अरुस्ता की उपेक्षा की थी? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी बुडिन, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी लॉक। द राइट आंसर इज हॉब्स। हॉब्स के द्वारा 5 एनार्किक विलन्स बताए गए थे जो कि सेनेका, प्लेटो, एरिस्टोटल, सिसेरो एंड प्लूटार्च ये थे। इसीलिए एरिस्टोटल को जो होब्स ने डेलिबरेटली इग्नोर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामान्य प्रणाली सिद्धांत की अवधारणा विकसित की? ऑप्शन ए लुडविग वॉन बैटरलैंडफ्लाई, ऑप्शन बी कॉलिन चेरी, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मार्टन, ऑप्शन डी टालकोट पर्सन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये जनरल सिस्टम थ्योरी 1968 में स्थापित की गई थी लुडविग वॉन बैटरलैंडफ्लाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी राइट मिल्स द पावर एलीट इज अ स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ऑफ। सी राइट्स मिल की द पावर एलीट समकालीन राजनीति का अध्ययन किसके ऊपर अध्ययन किया गया था इनके द्वारा? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत यूनियन एंड ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। द राइट आंसर इज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन्होंने मिड 20th सेंचुरी की अमेरिकन सोसाइटी को अच्छे से स्टडी किया था, जिसके द्वारा ये बताया गया कि अमेरिकन सोसाइटी किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है। इसीलिए इनकी पुस्तक का भी नाम था द पावर इलीट। ये जो पुस्तक आई थी ये 1956 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सी डब्ल्यू मिल्स के द्वारा द पावर इलीट, टीबी के द्वारा इलीट्स एंड बोटेमोरे सोसाइटी, प्रेतो के द्वारा द रूलिंग क्लास, और तेगावाई के द्वारा द रिवोल्ट एंड गैसेट द मासेस। इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द रूलिंग क्लास जो बुक है वो गियातानो मोस्का ने लिखा है, मोस्का जी के द्वारा लिखा गया है। ये 1939 में लिखी गई थी पुस्तक। और जो प्रेतो जी के द्वारा लिखी गई है वो बुक का नाम है द रूलिंग क्लास इन इटली बिफोर 1990। ये प्रेतो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यूएसए डबल सिटीजनशिप, इंडिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ऑस्ट्रेलिया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्विट्जरलैंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत रूलिंग जो गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली एक फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इस तरह की वहाँ पे गवर्नमेंट बनती है। ऑल्दो वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ का जो बेसिक गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है वो फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पर स्थापित होकर वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिचल्स आयरन ऑफ ओलिगार्ची वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ। मिचल्स के कुलीन तंत्र का लौह नियम किसके अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया है? ऑप्शन ए जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन बी ब्रिटिश लेबर पार्टी, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूएसए, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। मिचल्स के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी पॉलिटिकल पार्टी, जो कि 1911 में पब्लिश की गई थी। इसी बुक के अंदर आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची का कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया था, लेकिन जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची है इसको स्टडी करा था जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर, यानी कि जो बेस बनाया था इस आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची का वो था जर्मन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एम्फेसाइसिस प्राइमरली ऑन। मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? ऑप्शन ए अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन बी इफिशिएंसी, ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन डी लिबर्टी। द राइट आंसर इज लिबर्टी। इनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये 1748 में पब्लिश की गई थी। इस बुक के अंतर्गत ये कहते हैं कि देयर कैन बी नो लिबर्टी वेयर द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर यूनाइटेड इन द सेम पर्सन और बॉडी। यानी कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है वो अगर एक ही व्यक्ति या एक ग्रुप के हाथ में होगी तो वहाँ पर लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मोंटेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन में जो पावर को सेपरेट करने की बात करते हैं उसमें इम्फेसाइज करते हैं लिबर्टी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी जोगेश चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी औरोबिंदो घोष, ऑप्शन डी भगत सिंह। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। औरोबिंदो घोष एचआरए से संबंधित नहीं थे। एचआरए यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये इस्टेब्लिश हुआ था 1924 में।
ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको हम कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मोटिव था कि भारत को यूनाइटेड इंडिया बनाया जाए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बनाया जाए। इस तरह के एक बड़े सपने को देखते हुए कुछ यंग ब्लड्स, कुछ यंग चैंपियंस भी इस ग्रुप के अंदर शामिल हुए, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जोगेश चंद्र, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, असाफ असफ अशफाकुल्ला खां, और राजेंद्र लाहिरी जैसे महान पैट्रियोटिक इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का बाद में भाग बनते हैं और इसी एचआरए को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द इंटर स्टेट काउंसिल? अंतरराज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी यूनाइटेड कैबिनेट, माफ कीजिएगा यूनियन कैबिनेट, ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी द यूनियन होम मिनिस्टर। द राइट आंसर इज द प्रेसिडेंट। जो इंटर स्टेट काउंसिल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 के अंदर मेंशन है। मतलब इसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी अ प्रोविजन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। मतलब एक प्रोविजन है इंटर स्टेट काउंसिल का, लेकिन इसको अपॉइंट कौन करेगा? इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंटर स्टेट काउंसिल का जो चेयरमैन बनते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि पीएम ऑफ इंडिया। चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये इंटर स्टेट काउंसिल भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 के अंतर्गत मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट्स द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स? भारत के संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? ऑप्शन ए 73rd, 86th, 87th और 91st। द राइट आंसर इज 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2004 में हुआ था, 2004 में हुआ था, और इसमें लिमिटाइज कर दिया गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लिमिटाइज कर दिया गया था। लिमिटाइज, लिमिटाइज कितना? 15%, 15% मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं, चाहे तो वो सेंटर लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो। स्टेट और सेंटर दोनों स्थानों पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो मैक्सिमम 15% मिनिस्टर ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द पंचायती राज इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सादिक अली कमेटी, ऑप्शन बी दिनेश गोस्वामी कमेटी, ऑप्शन सी एल.एम. सिंघवी कमेटी, ऑप्शन डी पी.के. थुंगन कमेटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दिनेश गोस्वामी कमेटी। दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में आई थी, बट ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए आई थी।
ना कि पंचायती राज के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए आई थी। सादिक अली कमेटी जो थी वो 1964 में आई थी। एल एम सिंघवी कमेटी 1986 में आई थी। और पी के थुंगन कमेटी 1989 में आई थी। ये तीनों, सादिक अली कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी और पी के थुंगन कमेटी, ये तीनों ही पंचायती राज से एसोसिएट करती हैं। लेकिन दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट एन ओलिगार्ची विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान सभा के भीतर एक कुलीन तंत्र का गठन किया? ऑप्शन ए नेहरू, पटेल, प्रसाद, आजाद। ऑप्शन बी अंबेडकर, बी एन राव, के एम मुंशी और नेहरू जी। ऑप्शन सी पटेल, आजाद, मुंशी, अंबेडकर। ऑप्शन डी कृष्णमाचारी, पनिकार, नेहरू और पटेल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये जो ओलिगार्ची का कुछ कॉन्सेप्ट दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत, ये ग्रेविनिल ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था। ग्रेनविले ऑस्टिन, इनकी एक पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी बुक का नाम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इन्होंने लिखी थी 1966 में। इसी बुक के अंदर इन्होंने एक कुलीन तंत्र की बात कही कि भारत की संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र था जो कि 4 लोगों का समूह था, जिसमें नेहरू, पटेल, प्रसाद और आजाद शामिल थे। इसी को इन्होंने ओलिगार्ची इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड इंडियन इकोनॉमी एज बल्क कार्ट कैपिटलिज्म? भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में कौन वर्णित करता है? ऑप्शन ए रजनी कोठारी, ऑप्शन बी अतुल कोहली, ऑप्शन सी ग्रेनले ऑस्टिन, ऑप्शन डी लॉयड एंड सुजैन रोडोल्फ। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये जो बल्क कार्ट कैपिटलिज्म है, ये 1987 में बुक भी थी जिसका नाम था ब्लक कार्ट कैपिटलिज्म, जो कि लियोड और सुजैन रोडोल्फ के द्वारा लिखी गई थी। ये बेसिकली पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रांजिशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत देखते हुए भारत की इकोनॉमी किस तरीके से वर्क कर रही है आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में भारत की जो इकोनॉमी है किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, उसको बोल के एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया था इन्होंने बुल्लक कार्ट कैपिटलिज्म। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बैलगाड़ी पूंजीवाद की तरह कार्य कर रही है, यानी कि बिल्कुल धीमे धीमे चल रही है ये। बट आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रांजिशन के बाद में देखने को मिला। तो लॉयड एंड सुजैन बुल्लक कार्ट कैपिटलिज्म 1987 में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, The word bureaucracy was first coined by? नौकरशाही शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पॉप, ऑप्शन सी एम क्रोजायर, ऑप्शन डी विंसेंट डी गोर्ने। द राइट आंसर इज विंसेंट डी गोर्ने। विंसेंट डी गोर्ने ने जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है ये मिड 18th सेंचुरी में मतलब यूज किया था, मिड 18th सेंचुरी में यूज किया था। जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है ये ओरिजिनेट होता है फ्रेंच और ग्रीक वर्ड से मिलकर। ओरिजिनेट होता है ये, ओरिजिनेटेड बाय फ्रेंच एंड ग्रीक वर्ड। द फ्रेंच वर्ड कौन सा था इसमें? ब्यूरे, ब्यूरे जिसका मतलब होता है डेस्क। और ग्रीक वर्ड था केनातोस, यानी कि जिसका अर्थ है रूल्स, जिसका अर्थ होता है रूल्स। सो इन दोनों के मिलने से बना ब्यूरोक्रेसी, और इसको मिड 18th सेंचुरी में विंसेंट डी गोर्ने के द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one of the following articles of the Constitution empower the Parliament to create the All India Service? संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार देता है? आर्टिकल 300, आर्टिकल 312, 320 एंड आर्टिकल 410. द राइट आंसर इज आर्टिकल 312. आर्टिकल 312 भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 के अंतर्गत आता है. पार्ट 14. और इसके अंतर्गत जो दो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. चैप्टर 1 के अंदर सर्विसेज की बात कही है. चैप्टर 2 के अंतर्गत पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात कही है. पब्लिक सर्विस कमीशंस. और इस पार्ट के अंदर जो टोटल आर्टिकल हैं वो 308 से लेकर 323 तक शामिल है. इसी सर्विस के अंतर्गत आर्टिकल 312 आता है जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज को डिफाइन करता है. आर्टिकल 315 जो कि कमीशंस की बात करता है, इसी में सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी और स्टेट लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को स्थापित करने की बात कही गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड फ्रॉम द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेटन वुड सम्मेलन का परिणाम था? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी लीग ऑफ नेशन, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूशन मीन फॉर चेकिंग न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ. द राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ. ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में होती है और इसमें 44 नेशन पार्टिसिपेट करते हैं. और इसी कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा आईएमएफ. आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. वर्ल्ड बैंक पे आज के टाइम में 189 कंट्री मेंबर्स हैं. 189 कंट्री मेंबर्स हैं और आईएमएफ के अंतर्गत 190 कंट्री मेंबर्स हैं और दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, यूएसए. नेक्स्ट क्वेश्चन. सत्यवीर की कथा ट्रांसलेटेड इनटू गुजराती बाय गांधी जी वाज फ्रॉम. गांधी जी के द्वारा लिखित सत्यवीर की कथा गुजराती में अनुवाद किया गया था. ऑप्शन ए द प्रिंस, ऑप्शन बी डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, ऑप्शन सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी वॉर एंड पीस. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डायलॉग ऑफ प्लेटो. डायलॉग ऑफ प्लेटो को जो गुजराती में इन्होंने ट्रांसलेट किया था सत्यवीर की कथा में. दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है. यदि आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. थैंक यू गाइस.